हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेक कॉन्सेप्ट पर। आपको बता दें, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर की सीरीज़ कंटिन्यू है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 जनवरी 2018 का पेपर। आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स क्वेश्चन नंबर 1, विच आर फॉलोइंग लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हायर पेयर। जस्ट आपको बता दें, अगर हम हायर पेयर की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पे होता है आपका लाइन या पॉइंट कांटेक्ट। वहीं बात करें लोअर पेयर की, तो वहाँ पे होता है दोस्तों आपका सरफेस और एरिया कांटेक्ट। तो आपको दोनों ध्यान रखना है। बात करें ऑप्शन 1 की स्लाइडिंग पेयर, तो यहाँ पे होता है आपका दोस्तों सरफेस कांटेक्ट। वहीं बात करें टर्निंग पेयर की, तो यहाँ पर भी आपका सरफेस कांटेक्ट ही होता है। जहाँ बात करें रोलिंग पेयर की, तो यहाँ पे दोस्तों आपका होता है पॉइंट कांटेक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd, रोलिंग पेयर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द एंगुलर एक्सीलरेशन एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील इज 0.6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंड 2500 kg मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन किलो न्यूटन मीटर ऑफ फ्लाई व्हील आफ्टर 10 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे बोला है फ्रॉम द स्टार्ट, तो जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा 0, वो होगी 0। तो हम जानते हैं इनिशियल और फाइनल में रिलेशन, फाइनल इक्वल टू इनिशियल प्लस एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू टी। यहाँ से हम फाइनल पा जाएंगे दोस्तों 10 इंटू 0.6, तो आ जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड। वहीं बात करें एनर्जी की, तो वो होगा आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है आपकी 2500 इंटू 6 तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 45 किलो न्यूटन मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वर्क डन पर साइकिल। तो आपको बता दें दोस्तों, जो वर्क डन होता है, पावर की बात करें तो हम दोस्तों पावर होता है टार्क इंटू ओमेगा। चूँकि हम जानते हैं जो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, जो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोस्तों टार्क इंटू ओमेगा। जो ओमेगा को हम लिखेंगे 2πn इंटू टाउ डिवाइडेड बाई 60, जहाँ n आपका आरपीएम में है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, बोथ वर्क डन पर साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन टार्क एंड वर्क डन पर साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ टर्न रिवॉल्यूशन। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द स्कॉच योथ मैकेनिज्म इज इन्वर्जन ऑफ। तो आपको बता दें दोस्तों, स्कॉच योथ मैकेनिज्म जो है वो आपका डबल स्लाइडर मैकेनिज्म का इन्वर्जन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो आपको बता दें दोस्तों, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में आपका 4 इन्वर्जन हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि दोस्तों n लिंक हैं तो आपको n इन्वर्जन मिलते हैं। वहीं बात करें सिंगल स्लाइडर में, तो आपका जो पेंडुलम पंप है वो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन है। क्विक रिटर्न भी आपका सिंगल स्लाइडर है। ऑसिलेटिंग सिलेंडर, ये तीनों ऑप्शन आपके सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इन्वर्जन है दोस्तों। बात करें इलिप्टिकल ट्रैमल की, तो ये आपका होता है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, इलिप्टिकल ट्रैमल। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग थियरी इज यूज्ड इन डिजाइन ऑफ क्लच व्हेन फ्रिक्शन लाइनिंग इज गेट वार्न। गेट वार्न मीन्स दोस्तों आपका फॉर ओल्ड क्लच। तो आपको बता दें, फॉर ओल्ड क्लच के लिए जो यूज होती है वो होती है आपकी थियरी यूनिफॉर्म वियर थियरी। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। वहीं बात करें न्यू क्लच के लिए, जो हमारी थियरी यूज होती है वो होती है आपकी यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी। आपको दोनों थियरी याद रखनी है।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपको बता दें दोस्तों, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो होता है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई cos फाई। तो यहाँ से हो जाएगा, आप देख रहे हैं वेरीज डायरेक्टली टू लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, तो आंसर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द प्रोफाइल ऑफ गियर हैविंग मॉड्यूल ऑफ 12 mm लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इज 60 mm, व्हाट इज द कॉन्टैक्ट रेशियो ऑफ गियर प्रोफाइल। तो आपको बता दें जो कॉन्टैक्ट प्रोफाइल का फार्मूला तो दोस्तों वो होता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई सर्कुलर पिच। अगर सर्कुलर पिच की वैल्यू दिखे तो होता है वो आपका पाई इंटू एम, एम जो होता है आपका दोस्तों मॉड्यूल होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट दिया है 60 mm डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 12, यहाँ से आपका आ जाएगा 1.6 अप्रॉक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ लोडेड टाइप गवर्नर। तो आपको बता दें जो दोस्तों वाट गवर्नर होता है उसमें कोई भी वेट यूज नहीं होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वाट गवर्नर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच टाइप ऑफ फेलर इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो आपको बता दें दोस्तों रिवेटेड जॉइंट में हम आपका जो हम एनालिसिस करते हैं वो 3 टाइप की होती है। एक होती है प्लेट टीयरिंग, वहीं बात करें सीयर फेलर ऑफ रिविट, ये भी आपकी एनालिसिस में आती है। टेंसाइल फेलर ऑफ प्लेट, क्रशिंग फेलर ऑफ प्लेट। तो आपका आंसर हो जाएगा तीनों, 1 2 3, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कोई एक और इंफॉर्मेशन देना, जब इफिशियंसी निकालेंगे दोस्तों तो मिनिमम ऑफ सीयर क्रशिंग एंड टीयरिंग डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपको बता दें जब भी हमारी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो दोस्तों, यूनिफॉर्म मोशन यानी वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो उसको कंसीडर करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे। तो आपका हो जाएगा व्हेन अ बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग टर्म कैन बी आल्सो यूज्ड टू स्टेट दैट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आपको बता दें जब भी हमारी बॉडी मोशन में हो दोस्तों वहाँ तो हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं, और इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है काइनेटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है काइनेमेटिक इक्विलिब्रियम। काइनेटिक में हम दोस्तों काज ऑफ मोशन को कंसीडर करते हैं, वहीं बात करें काइनेमेटिक में तो हम काज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली वेलोसिटी एक्सीलरेशन को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा हमारा काइनेटिक इक्विलिब्रियम थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इज द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको बता दें जब भी दो सरफेस या बॉडी आपके रिलेटिव मोशन में हो तो मोशन के विपरीत आपका फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अपोजिट थर्ड। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पॉइजन रेशियो। तो आपको बता दें जो पॉइजन रेशियो आपका डिफाइन होता है वो होता है म्यू से। अगर म्यू की बात करें तो ये होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं होगी, क्योंकि जो स्ट्रेन होती है दोस्तों वो होती है आपकी लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यूनिट लेस, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। आपको बता देना चाहूँगा जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू मैक्सिमम होती है दोस्तों वो होती लाई करती है 0 से 0.5 के बीच, तो आपको ये भी ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी वाज पोस्टुलेटेड बाई। तो आपको बता दें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी को हम बोलते हैं रैंकाइन थियरी कहा जाता है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा रैंकाइन थियरी। वहीं बात करें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, शियर स्ट्रेस थियरी ये आपकी कही जाती है ट्रेस का थियरी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बात करें सेंट वेनेंट की तो ये होती है मैक्सिमम स्ट्रेन थियरी, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, इज द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम व्हेन बोथ एंड्स आर हिंज्ड। तो आपको बता दें दोस्तों जब भी आपका बोथ एंड आर हिंज्ड तो जो इक्विवेलेंट लेंथ आती है वो आपकी लेंथ के बराबर आती है, तो आपका हो जाएगा L। वहीं आपको चारों ऑप्शन ध्यान रखना है। अगर दोनों एंड फिक्स हो तो आपका जो इक्विवेलेंट लेंथ आती है वो आती है L/2। अगर आपकी एक एंड फिक्स्ड और एक एंड आपकी हिंज्ड हो दोस्तों तो वहाँ पे आती L/√2 इक्विवेलेंट लेंथ। बात करें एक एंड फिक्स और दूसरी एंड फ्री हो तो वहाँ पे जो इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू आती है वो आती है 2L। आपको चारों ऑप्शन ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूलर बकलिंग लोड ऑफ कॉलम हैविंग। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ एंड इज फिक्स्ड एंड वन इज फिक्स्ड एंड अनदर इज फ्री। तो आपको बता दें जब भी हमारा वन एंड फिक्स हो दोस्तों तो अगर हम P1 कहें तो जो वैल्यू आती है वो आती है 4 पाई स्क्वायर EI/L²। वहीं बोथ वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री तो वहाँ पे वैल्यू आएगी जो कि यूलर लोड की, वो अगर हम PE2 से डिसाइड करें तो होगा पाई² EI डिवाइडेड बाई 4L²। हमें PE1 डिवाइडेड बाई PE2 चाहिए, तो यहाँ से आप देख रहे हैं आपका हो जाएगा 16:1, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द थिन वॉल्ड सिलेंडर वेसल हैज़ द वॉल थिकनेस T and diameter D subjected to gauge pressure of P. If diameter of vessel is double, then what is the ratio of hoop stress compared to initial value। तो आपको बता दें दोस्तों फॉर सिलेंडर के लिए हुप स्ट्रेस की जो वैल्यू आती है वो होती है PD/2T, जहाँ P आपका प्रेशर, D आपका डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर की बात होती है, T आपका थिकनेस है। क्योंकि आपका क्वेश्चन में बोला गया है अगर हम डायमीटर को डबल कर दें तो हुप स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इसको 1 कहें और बात करें 2 की, सिग्मा H2 तो होगी P/2D, क्योंकि डायमीटर को दो गुना किया गया है, डिवाइडेड बाई 2T। तो यहाँ से सिग्मा H2 डिवाइडेड बाई सिग्मा H1, तो यहाँ से आ जाएगा 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड बाय ए शाफ्ट व्हेन ट्रांसमिट पावर इन शाफ्ट टेक्स प्लेस थ्रू गियर्स। जब भी दोस्तों आपका गियर्स में जो पावर ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे जो टॉर्सनल स्ट्रेस होता है वो कांस्टेंट होता है दोस्तों, जो टॉर्सनल स्ट्रेस है वो कांस्टेंट होती है। वहीं बात करें बेंडिंग स्ट्रेस की, चूँकि आपका आपका प्रेशर एंगल पे जो फोर्स एक्ट करता है वो आपका प्रोड्यूस करता है बेंडिंग स्ट्रेस, इसीलिए हम डिफाइन करते हैं लुईस इक्वेशन, वो होता है सिग्मा BM/Y, जहाँ B आपकी गियर की विड्थ, M मॉड्यूल और Y आपका लुईस कांस्टेंट होता है। तो यहाँ जो बेंडिंग मोमेंट चेंज होता रहता है इसलिए हम लुईस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट टॉर्सनल स्ट्रेस एंड वेरिंग बेंडिंग स्ट्रेस। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, वेरिंग बेंडिंग स्ट्रेस एंड कांस्टेंट टॉर्सनल स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, स्टील बार ऑफ डायमेंशन 10x1x1 mm इज फ्री। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, फ्री है टू एक्सपेंड हीटेड फ्रॉम
15 सेंटीग्रेड टू 25 सेंटीग्रेड। व्हाट इज द स्ट्रेस डेवलप्ड? तो आपको बता दें, जब भी कोई बार है दोस्तों अगर फ्रीज है एक्सपेंड होने के लिए, तो जो उसमें स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेस होगी उसकी वैल्यू 0 होगी, यानी कोई थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी। तो आपका होगा नो थर्मल स्ट्रेस। तो आपका आंसर हो जाएगा नो स्ट्रेस, सेकंड इज करेक्ट। दो कंडीशन और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका बीम फिक्स्ड है दोस्तों बोथ साइड से, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी। वहीं अगर बात करें टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी। आपको दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, फॉर प्योर सब्सटेंस इन गैसियस फेज टू लिक्विफाइड द गैस हैज़ टू अंडरगो इनिशियल कूलिंग बिलो। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर टीएस डायग्राम हम वाटर का देखें तो ये होती है लिक्विड लाइन, यहाँ होता है क्रिटिकल पॉइंट, और ये होती है आपकी वेपर लाइन। तो बिलो क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल स्टेज हम आप देख रहे हैं कि जो हमारा वाटर है वो लिक्विड फेज में है, और आफ्टर इट ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिटिकल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन एंट्रोपी? तो आपको बता दें दोस्तों, जो एंट्रोपी मेजर करती है वो डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको बता दें, जो सॉलिड फेज होगा दोस्तों उसमें मॉलिक्यूल का ऑर्डर जो होगा वो सबसे करेक्ट ऑर्डर में होगा। वहीं बात करें फिर लिक्विड फेज में, फिर आपका जो गैसियस होते हैं वहाँ पे रैंडम ऑर्डर होगा दोस्तों मॉलिक्यूल का। तो आपका आंसर हो जाएगा सी में सबसे ज़्यादा होगी दोस्तों एंट्रोपी, यानी गैसियस फेज में, फिर उसके बाद लिक्विड में होगी यानी बी, फिर आपका होगा ए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो आपका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, द एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज फॉर आइसोलेटेड सिस्टम व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इट इज। तो आपको बता दें, जब हमारा कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में आता है दोस्तों, तो वो जहाँ पे वो एंट्रोपी जो जनरेट करता है वो होती है मैक्सिमम, क्योंकि आपका मैक्सिमम एंट्रोपी चेंज होने के बाद आपका सिस्टम वो जो है आपका स्टेबल की कंडीशन में हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, इन सराउंडिंग द अमाउंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इन द प्रोसेस अंडरगो बाय द सिस्टम डिटरमाइंड बाय। तो आपको बता दें, जो इरिवर्सिबिलिटी होती है दोस्तों उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्वायरमेंट टेम्परेचर इनटू चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो इरिवर्सिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। तो आपका आंसर हो जाएगा एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ यूनिवर्स, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, फॉर द सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर व्हिच साइकिल हैव हाईएस्ट एफिशिएंसी। तो आपको बता दें दोस्तों, जब भी आपकी कंप्रेशन रेशियो की बात हो और कंडीशन दी हो, तो वहाँ पे ऑटो साइकिल हमेशा आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कंसीडर होगी। वहीं अदर कंडीशन हो दोस्तों प्रेशर की टेम्परेचर की, तो आपका यहाँ पे डीजल साइकिल ज़्यादा एफिशिएंट होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन है मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर की। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी डीजल साइकिल हाईएस्ट एफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द स्टेट एट फेज चेंज अकर्स विथआउट चेंज इन प्रेशर एट टेम्परेचर इज नोन एज। तो आपको बता दें, अगर हम टीएस डायग्राम प्योर सब्सटेंट यानी वाटर का देखें दोस्तों, तो ये होती है लिक्विड लाइन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में होती है वेपर लाइन। ये पॉइंट होता है पीक पे क्रिटिकल पॉइंट, यही पॉइंट होता है दोस्तों जहाँ पे आपका विथआउट चेंज ऑफ प्रेशर कैन बी फेज चेंज। तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिटिकल स्टेट।
क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, द वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इन परसेंटेज रिप्रेजेंट बाय ड्राई सैचुरेटेड वेपर। जस्ट अभी हमने टीएस डायग्राम ऑफ वाटर देखा दोस्तों, ये होती लिक्विड लाइन, ये होती वेपर लाइन, यहाँ पीक पे होता क्रिटिकल पॉइंट। बात करें अगर राइट साइड में वेपर लाइन के जस्ट राइट साइड पॉइंट ए की, तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों ये होगा आपकी सैचुरेटेड वेपर। तो ड्राई सैचुरेटेड वेपर दोस्तों यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं इन सैचुरेटेड वेपर लिक्विड एंड वेपर रीजन को हम बोलते हैं दोस्तों सैचुरेटेड रीजन। यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन, रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। ये होता है मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। चूँकि हमें पॉइंट ए पे यहाँ पे कंसीडर करना है ड्राई सैचुरेटेड वेपर दोस्तों, यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो आपका 0 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेपर, तो आपका आ जाएगा 1। इसको 100% में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 100%। 4 ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। तो आपको बता दें जो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल का फार्मूला होता है दोस्तों, वो आता है 1 बाई कंप्रेशन रेशियो के पावर गामा -1। चूँकि हम देख रहे हैं जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है वो डिपेंड कर रही है आपका कंप्रेशन रेशियो पे, तो आपका आंसर हो जाएगा कंप्रेशन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 29 इनकी बात करें, अ कार्नाट रेफ्रिजरेटर हैज COP ऑफ 6, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लोअर टू हायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपको बता दें दोस्तों जब भी हम कार्नाट रेफ्रिजरेटर की COP की बात करेंगे तो होगा लोअर टेम्परेचर अगर हमारा T2 है, T2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ लोअर हायर माइनस लोअर। तो यहाँ से आपको दी है 6 COP आपकी, यहाँ से T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, यहाँ से हम कंसीडर करेंगे 6T1 माइनस 6T2 इक्वल टू T2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 7T2 इक्वल टू 6T1। चूँकि हमें लोअर बाई हायर चाहिए तो T2 बाई T1 आएगा दोस्तों 6/7, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स। तो आपको बता दें 1 टन रेफ्रिजरेशन होता है दोस्तों द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 0 सेंटीग्रेड ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू 0 सेंटीग्रेड ऑफ आइस इन 24 आवर। तो आपका आंसर हो जाएगा द रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन 1 टन। ऑप्शन 3rd इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ W/Q where W is work transfer from cycle, Q is heat transfer from cycle is known as। तो आपको बता दें दोस्तों ये टर्म होती है आपकी एयर स्टैंडर्ड या इफिशियंसी। ये होता है आपका इनपुट अपॉन आउटपुट। अगर बात करें दोस्तों आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट जो हमें वर्क प्रोड्यूस होता है वो हो जाएगा W नेट डिवाइडेड बाई जो हमने Q सप्लाइड की है, यही आपकी होती है इफ़िशियंसी। तो यहाँ से हो जाएगा एयर स्टैंडर्ड इफ़िशियंसी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, व्हाट प्रोसेस डज कार्नाट साइकिल कंसिस्ट। तो आपको बता दें कार्नाट साइकिल में आपके 4 प्रोसेस होते हैं। 2 प्रोसेस आपके होते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस और 2 प्रोसेस आपके होते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम टीएस डायग्राम ड्रा करें कार्नाट साइकिल तो प्रोसेस 1 to 2 होगा दोस्तों रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, वहीं प्रोसेस 2 to 3 है आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस, 3 to 4 है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, 4 to 1 है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो ये आपका कुछ ऐसा
साइकिल बनेगी कार्नोट साइकिल की, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच सिस्टम गोज अंडर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस विथआउट हीट ट्रांसफर। तो आपको बता दें दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन है आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, हाउ इज द थर्मल इफिशियंसी ऑफ आईसी इंजन रिलेटेड टू कंप्रेशन रेशियो। तो आपको बता दें, अगर हम ऑटो साइकिल की बात करें दोस्तों, तो ये होता है 1 माइनस कंप्रेशन रेशियो का पावर गामा -1। वहीं बात करें डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला, तो वो होता है 1 - 1 गामा आर सी, जहाँ आर सी आपकी कट ऑफ है, गामा -1 बटे आर सी -1 डिवाइडेड बाई कंप्रेशन रेशियो के पावर गामा -1। दोस्तों, आपका ऑटो साइकिल में जब एक मैक्सिमम वैल्यू तक आपकी कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पे एफिशिएंसी बढ़ती है, बट एक ऑप्टिमम लेवल के बाद एफिशिएंसी घटने लगती है। तो यहाँ से हो जाएगा मे इंक्रीज और डिक्रीज। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, ऑल द प्रोसेस इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल आर एज्यूम टू बी। तो आपको बता दें, जब भी हमारा आईसी इंजन के सारे प्रोसेस जो होते हैं दोस्तों, वो आपका एज्यूम होते हैं रिवर्सिबल। तो आपका आंसर हो जाएगा रिवर्सिबल। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, इन 18411 एच हाई स्पीड स्टील द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम। तो आपको बता दें दोस्तों, फर्स्ट टर्म आपका रिप्रेजेंट करता है टंगस्टन, सेकंड टर्म आपका करता है क्रोमियम, थर्ड होता है आपका वेनेडियम। तो आपका आंसर यहाँ से देख पा रहे हैं 4%। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। वहीं कभी कभी पूछता कि एलॉइंग एलिमेंट में हम दोस्तों जब क्रोमियम को ऐड करेंगे तो ये बढ़ाता है आपका कोरोजन रेजिस्टेंस। आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। तो आपको बता दें, जो पीएच स्केल होती है दोस्तों 0 से 14 तक होती है, 7 आपका मिडल में होता है। ये अगर 0 से 7 की बात करें तो ये होता है बेस, वहीं 7 से अधिक होती है अगर पीएच वैल्यू टू 14 तो ये आपका होता है एसिड। 0.7 ये होती है आपका न्यूट्रल सोल्यूशन, तो आपका हो जाएगा इक्वल टू 7। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, डैश स्ट्रक्चर हैज मैक्सिमम हार्डनेस। तो आपको बता दें दोस्तों, जो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर होता है वो स्टील का सबसे ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर है। तो आपका आंसर हो जाएगा मार्टेनसाइट। ये हमें प्रोड्यूस होता है टू फास्ट कूलिंग ऑफ स्टील। जब हम क्वेंचिंग करते हैं दोस्तों, तो अब हमें प्राप्त होता है मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, डैश हैज लीस्ट कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो आपको बता दें, इन ऑप्शन में दोस्तों जो इनवर होता है वो आपका लीस्ट कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है उसका। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। वहीं बात करें मैक्सिमम थर्मल कॉफिशिएंट की, तो होता है आपका एल्युमिनियम एलॉय दोस्तों होता है, जिसमें आपका मैक्सिमम थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, डैश इज द इसेंशियल ग्रेडियंट ऑफ हार्डनेस ऑफ स्टील। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर स्टील की बात करें तो उसमें आपका मेन कंस्टिट्यूएंट होता आयरन प्लस कार्बन। चूँकि जो कार्बन होता है दोस्तों वो हार्डनेस को बढ़ाता है आपकी स्टील को, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन। बट जो हमारा मैक्सिमम हार्डनेस प्रोड्यूस होता है वो होता है मार्टेनसाइट से। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 मार्टेनसाइट। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, डैश स्ट्रक्चर है कैन बी स्टडीड बाय नेक्ड आई। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर एटॉमिक लेवल की बात करें तो इसका होता है -15
10⁻⁻15, तो बहुत ज़्यादा छोटी होती है दोस्तों। जो ग्रेन बाउंड्री होती है दोस्तों, वो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, क्योंकि जब आपने फ्रैक्चर कभी देखा हो किसी कंपोनेंट पे, तो छोटे छोटे ऐसे हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखते हैं, वही आपकी होती है ग्रेन बाउंड्री। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। 42 की बात करें, इज यूज्ड फॉर बियरिंग लाइनर, तो आपको बता दें फॉर बियरिंग आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बायबिट मेटल इज यूज, बायबिट मेटल। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 43, इज अ इम्पोर्टेंट एलिमेंट विच कंट्रोल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, तो आपको बता दें स्टील में दोस्तों जो कंस्टिट्यूएंट होता है, मेन होता है आपका आयरन प्लस कार्बन, जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वो आपकी कंट्रोल करता है आपका कार्बन। तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन। ये कार्बनस, अगर कार्बन कंटेंट की वैल्यू बढ़ाएंगे दोस्तों, तो आपका हार्डनेस आपकी स्टील की बढ़ती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, द प्रैक्टिकल फ्लूइड्स आर विस्कस, आपको बता दें जो प्रैक्टिकल फ्लूइड होते हैं उसमें विस्कासिटी होती है। पोसेसेस सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है कुछ, आर कंप्रेसिबल, तो आपका आंसर हो जाएगा पासेस ऑल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय व्हिच इट्स ओन मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड इज, तो आपको बता दें अगर आपका सेम मॉलिक्यूल में दोस्तों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में, तो वहाँ पे जो फोर्स होता है वो होता है आपका कोहेसिव। वहीं डिफरेंट मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे वाटर एंड ग्लास, तो वहाँ पे होता है एडिसिव। तो हमारा जो यहाँ पे दिया है प्रॉपर्टी ओन मॉलिक्यूल यानी सेम मॉलिक्यूल, तो आपका आंसर हो जाएगा कोहेशन, सेकंड इज करेक्ट। 46 की बात करें, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपको बता दें जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर हम के से डिफरेंस करें तो ये होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो ये होगा चेंज इस प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। चूँकि हम देख रहे हैं जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर, तो यहाँ से हो जाएगा इंक्रीज विथ प्रेशर, तो आपका आंसर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, फ्लूइड्स आर कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्लूइड्स कैन कन्फर्म द शेप ऑफ कंटेनर वेसल, जैसा कि आप दोस्तों फ्लूइड्स आपको जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, ये भी आपका करेक्ट है स्टेटमेंट। बात करें थर्ड की, इन इक्विलिब्रियम द फ्लूइड्स कैन नॉट सस्टेन टेंजेंशियल फोर्स, तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। जब भी हम टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो आपका फ्लूइड है जो फ्लो की कंडीशन में आ जाता है। बात करें ऑप्शन 4 की, व्हेन इन इक्विलिब्रियम फ्लूइड्स कैन सस्टेन शियर फोर्स, ये ऑप्शन इज करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि शियर फोर्स फ्लूइड आपका कभी सस्टेन नहीं कर सकता क्योंकि वो फ्लो करने लगता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, द कंडीशन ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी आर, तो आपको बता दें जब भी आपकी फ्लोटिंग बॉडी हो दोस्तों, तो उसमें आपका एक टर्म आता है मेटा सेंट्रिक हाइट। मेटा सेंटर आपका सबसे एबव होता है, फिर उसके बाद होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर नीचे होता है सेंटर ऑफ बायोंसी। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इसको टिल्ट कराएं राइट साइड, तो जो आपका कपल होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए बनेगा। ये तभी होगा जब हमारा मेटा सेंटर जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एबव लाई करेगा। तो होगा ऑप्शन 1 की बात करें, द मेटा सेंटर शुड बी एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हमारी कंडीशन करेक्ट है दोस्तों। द सेंटर ऑफ बायोंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट लाई ऑन सेम वर्टिकल लाइन, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों, सेम लाइन पे कंसिडर होना चाहिए। अ राइटनिंग कपल शुड बी फॉर्म, तो आपका ऑल ऑप्शन आर करेक्ट दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लें डूबी हुई बॉडी की यानी सिंकिंग
कंडीशन, तो उसमें जो आपका होगा, जो सेंटर ऑफ बायोंसी होगा, वो दोस्तों आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एबव होगा। आपको ये ध्यान रखना है स्टेबल की कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, इफ़ सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉन्वेक्स देन, तो आपको बता दें अगर हम ग्लास और वाटर की बात करें दोस्तों, कैपिलराइज, यहाँ पे जो आपका कॉन्वेक्स शेप बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर जो है इनर भाग में वो ज़्यादा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोहेशन प्रेशर इज इंक्रीज। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज अकॉर्डिंग टू, तो ये होता है दोस्तों पास्कल लॉ, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड इज ऑल डायरेक्शन आर इक्वल, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, पास्कल लॉ। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, मरकरी इज ऑफन यूज टू बैरोमीटर बिकॉज, आपको बता दें इट इज़ अ बेस्ट फ्लूइड, ये भी आपका सही, द हाइट ऑफ बैरोमीटर इज विल बी लेस, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, द फ्लो इन वेंचुरीमीटर टेक्स प्लेस एट, दोस्तों अगर बात करें वेंचुरीमीटर की, तो ये आपकी डिवाइस है जो मेजर करती है डिस्चार्ज, ये आपकी वर्क करती है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 53 की बात करें, द राइज ऑफ लिक्विड अलोंग वॉल ऑफ रिवॉल्विंग सिलेंडर कंपेयर टू द डिप्रेशन ऑफ सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल लेवल, तो आपको बता दें जब भी हम सिलेंडर को दोस्तों अगर रोटेट कराएं, तो जितना लिक्विड एबव ये हाइट होती है दोस्तों, वही आपकी सेम हाइट होती है आपकी डिप्रेशन की, तो H1 बात करें H1 की, फिर H2 की, तो यहाँ पे जो होगी सेम हाइट होगी, H1 बराबर H2, तो आपका आंसर हो जाएगा सेम। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑब्टेन्ड व्हेन डेप्थ इज इक्वल टू, तो आपको बता दें फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज जो कंडीशन आती है दोस्तों, वो होती है जो हमारी डेप्थ है वो विड्थ के हाफ होना चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा हाफ ऑफ विड्थ, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 55 की बात करें, द हेड लॉस इन केस ऑफ हॉट वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप कंपेयर टू कोल्ड वाटर फ्लो, तो आपको बता दें जो हेड लॉस की वैल्यू आती है वो होती है FLV²/2GD। दोस्तों चूँकि जो हेड लॉस आता है वो फ्लोइंग कंडीशन में होता है ड्यू टू विस्कासिटी, हम जानते हैं जो दो हॉट वाटर होता है दोस्तों उसकी विस्कासिटी कम होती है, बिकॉज ऑफ अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करता है, तो इसीलिए हमारा जो विस्कासिटी इन हॉट वाटर होगी वो दोस्तों कम होगी, तो आपका हेड लॉस भी आपका कम होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा लेस। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू अ पाइप इज, तो आपको बता दें जो पावर होता है दोस्तों वो आपका आता है फार्मूला ρQgH, जो H है दोस्तों ये नेट हेड है, यहाँ से जो नेट हेड आता है वो आता है मैक्सिमम हेड डिवाइडेड माइनस आपका हेड लॉस, चूँकि जब हम वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएट करते हैं मैक्सिमम कंडीशन के लिए, तो जो हेड लॉस मैक्सिमम इफ़िशियंसी आती है दोस्तों वो आती है 2/3 यानी 0.66%, तो यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा 4। बात करें मैक्सिमम कंडीशन की आती है हेड लॉस की, तो वो आती है जो मैक्सिमम हेड डिवाइडेड बाई थर्ड, मैक्सिमम हेड का 1/3 हेड लॉस होना चाहिए फॉर मैक्सिमम इफ़िशियंसी के लिए, ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, तो आपको बता दें टर्बुलेंट फ्लो में दोस्तों आपका जो शियर स्ट्रेस होता है वो कंपेयर टू लैमिनार के वो ज़्यादा होता है, तो आपका हो जाएगा शियर स्ट्रेस आर मोर कंपेयर टू लैमिनार फ्लो, चूँकि आपका रेनॉल्ड नंबर की बात करें तो रो
वी डी डिवाइडेड बाई म्यू। चूँकि टर्बुलेंट फ्लो में दोस्तों रेनॉल्ड नंबर हाई होता है, ग्रेटर देन 4000 होता है फॉर पाइप फ्लो के केस में। चूँकि ज़्यादा है और वेलोसिटी रेनॉल्ड नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो आपका शियर स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा दोस्तों, क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो में वर्क करता है शियर स्ट्रेस। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फॉर एनी फ्लो सिस्टम एज कंपेयर टू एनर्जी लाइन। तो आपको बता दें जो हाइड्रोलिक लाइन होती है दोस्तों, ग्रेड लाइन, वो रिप्रेजेंट करती है पीजोमेट्रिक हेड को, यानी प्रेशर प्लस डेटम हेड को जो मेजर करेगी वो आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन करेगी। वहीं बात करें एनर्जी ग्रेडियंट लाइन की, तो वो आपकी होती टोटल हेड, यानी वेलोसिटी हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। तो आपका जो हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगी वो आपका हमेशा बिलो होगी टू एनर्जी ग्रेडियंट लाइन की, चूँकि हमारा जो वेलोसिटी हेड है वो आपका ज़्यादा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बिलो। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी डिपेंड ऑन। तो आपको बता दें जो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होती है वो आपकी डिपेंड करती है फ्रिक्शन एट ऑरफिस सरफेस। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, द टोटल प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ क्लोज सिलेंडर वेसल कंप्लीटली फिल विथ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आपको बता दें जब भी हमारा कोई सिलेंडर लिक्विड से भरा है उसको रोटेट कराते हैं दोस्तों, जो हाइट ऑफ लिक्विड होता है इन राइज वो होता है v²/2g। तो यहाँ से आता है v=2, चूँकि हम जानते हैं r ओमेगा होता है r² ओमेगा² बाई डिवाइडेड बाई 2g। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो चूँकि प्रेशर जो होता है वो डिफाइंड होता है ρ/g/h, चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h के h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r² के। तो आपका आंसर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रेडियस। सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, द फ्लो इन ओपन चैनल इज ग्रेजुअली वेरीड देन द फ्लो वी। तो आपको बता दें दोस्तों ये कह रहा है फ्लो है वो जो एरिया है वो वेरीज कर रहा है, अगर टाइम के साथ प्रॉपर्टी ना चेंज हो तो दोस्तों वो फ्लो होता है आपका स्टडी फ्लो। चूँकि हमारा प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ बट स्पेस के साथ चेंज हो रही है। यहाँ अगर बात करें 1 पे तो यहाँ वेलोसिटी होगी 1, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। चूँकि यहाँ 0.2 पे एरिया चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी आपकी चेंज होगी। तो चूँकि स्पेस के साथ प्रॉपर्टी चेंज होती है दोस्तों तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो आपका आंसर हो जाएगा स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगर टाइम के साथ प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो दोस्तों तो वो आपका कहलाता है स्टडी फ्लो। वहीं अगर स्पेस के साथ आपकी प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो तो वो हमारा प्रोसेस कहलाता है यूनिफॉर्म फ्लो। आपको दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, द एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रू नोजल कंपेयर टू वेंचुरीमीटर। तो आपको बता दें दोस्तों जो एनर्जी लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है आपका ऑरिफिस मीटर में, फिर आपका होता है नोजल में, जो फिर आपका होता है वेंचुरी मीटर में। जो एनर्जी लॉस होता है वेंचुरी मीटर में वो सबसे मिनिमम होता है, इसीलिए आपका ये कॉस्टली होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मोर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, ऑरिफिस इज ओपनिंग अप। तो आपको बता दें ये क्लोज पेरीमीटर का होता है दोस्तों, रेगुलर थ्रो विच वाटर इज फ्लो, जहाँ से आपका वाटर फ्लो होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन कंपेरिजन टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो आपको बता दें जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, फिर आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, फिर उसके बाद आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ से आपका अब देख पा रहे हैं जो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होगा वो होगा आपका लेस ड्यू टू इन कंपेरिजन टू वेलोसिटी।
क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम एबव सैचुरेशन टेम्परेचर इज नोन एज। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर टीएस डायग्राम देखें हम वाटर का, तो ये होगी लिक्विड लाइन, ये होता क्रिटिकल टेम्परेचर, ये होता वेपर लाइन। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के राइट साइड देखें तो ये अगर पॉइंट ए की बात करें, यही होता है आपका दोस्तों सुपर हीटिंग रीजन। तो आपका आंसर हो जाएगा सुपर हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, द स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम इन किलोजूल जनरली इन ऑर्डर ऑफ। तो ये होता है दोस्तों 0.8 किलोजूल पर केजी। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, द एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आपको बता दें जिसमें आपका नो हीट ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, वही आपका ऑप्शन कहलाता है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आपका हो जाएगा नॉन हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग बॉयलर बेस्ट सूटेड फॉर मीटिंग ऑफ फ्लक्चुएशन डिमांड। तो आपको बता दें जो लोकोमोटिव बॉयलर होता है वो आपका फ्लक्चुएटिंग डिमांड के लिए यूज होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। वही बात करें विलॉक्स एंड वेकॉक्स की, तो ये आपका होता है वाटर ट्यूब बॉयलर दोस्तों। बात करें लैंकाशायर और कॉकरन की, तो ये आपके फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, डीजल फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल फ्यूम। तो आपको बता दें जो डीजल फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल फ्यूल वो ज़्यादा होता है इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल की। तो आपका आंसर हो जाएगा मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, द इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल एक्सप्रेस बाई। तो आपको बता दें जब पेट्रोल की बात करें दोस्तों इग्निशन क्वालिटी की, तो यूज होता है आपका ऑक्टेन नंबर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। वहीं बात करें अगर हम डीजल के इग्निशन क्वालिटी या पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं C10 नंबर। आपको दोनों नंबर याद रखना है। तो ये रहे आपके 70 क्वेश्चन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।